तो बच्चों आज हम लोग सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने वाले हैं, न्यू टॉपिक। इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिक्स का। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि जो हमने पहले पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ, सर्कुलर मोशन, है ना, वर्क पावर एनर्जी, वो सबका एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। तो वो सारे चैप्टर्स भी रिवाइज होंगे और कुछ इसका अपना कॉन्सेप्ट होगा। सेंटर ऑफ मास, अगर कोई बॉडी एक्सटेंडेड बॉडी है या कोई सिस्टम है जिसमें मोर देन वन पार्टिकल्स हो, मोर देन वन बॉडी हो, तो वो पूरे सिस्टम को एक पार्टिकल जैसा माने। सोचे कि सारा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो वो पॉइंट कहाँ माने, है ना, वेयर इट शुड बी। तो पहला चीज तो हमें ये होगा कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। एक्सटेंडेड बॉडी को भी हम लोग क्या मानेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। जैसे ये रॉड है, दिस रॉड इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल्स, जो एक लेंथ पे रखा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ माने। देन इसमें काफी 1 से 1.5 लेक्चर जाएगा, एक्सटेंडेड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। देन वी विल डिस्कस मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फिर इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीनियर मोमेंटम एंड इट्स कंजर्वेशन, सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे, कितना होगा, और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट। देन वी विल डिस्कस कोलिजन। दो बॉडी कोलाइड कर रहा है, तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या होंगे, है ना। इसमें इसके कॉन्सेप्ट की यूज आएगा, एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज आएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का, या सम लॉसेज होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स होता है, इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन तो इस चैप्टर में बच्चों इतना चीजें पढ़ेंगे। आई होप कि थोड़ा सा आइडिया लग गया क्या पढ़ने वाले हैं, इसको नोट डाउन कर लो। चलो बच्चों देखना, लेट्स देयर आर टू पार्टिकल्स, एक मास m और एक और m मास का ही है, और ये इक्वल डिस्टेंस पे है x नॉट और ये भी x नॉट, ये ओरिजिन है। इस दो पार्टिकल सिस्टम में अगर मैं पूछूं वेयर इज द सेंटर ऑफ मास, तो तुम गेस कर सकते हो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। यहाँ होगा, एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन, चार पोजीशन, कहाँ होगा। 3 3rd 4 पे होगा, दोनों इक्वल इक्वल मास। 3rd ये मिड, ये मिड, 3rd ये और ये
4 पोजीशन यहाँ पे लग रहा है तुम्हें? थर्ड। थर्ड। तो थर्ड पोजीशन पे सेंटर ऑफ मास होगा, जस्ट तुमने कहा कि इसके मिडिल में होगा। 1 2 3 4। लेकिन अगर सपोज मैंने कह दिया कि इसका मास 2m कर दिया बच्चों, अब बताना सेंटर ऑफ मास क्या लग रहा है, किस कहां पे होगा? अभी भी 4। या 4 पे या 2 पे या 1 पे? 4 पे होगा लगभग, है ना? मतलब मास अगर बढ़ा दिया तो सेंटर ऑफ मास मिडिल से थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया, ज्यादा मास की तरफ हो गया। एकदम सही जवाब। अब मैं क्या करता हूं, मासेस तो इक्वल रखा, लेकिन इसको ना इधर कर दिया, थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया। बताओ कहां सेंटर ऑफ मास होगा? यहां से। हाँ, अभी भी 3 पे रहेगा या 4 पे चला जाएगा या 2 पे चला जाएगा? 2। 2 पे चला जाएगा। सब कुछ तो तुझे आता है। अब सुनना, देखो अभी मासेस तो इक्वल थे, ओरिजिन के इधर जितना मास है उतना इधर था, लेकिन अगर इसको इधर हटा दिया तो सेंटर ऑफ मास इधर शिफ्ट कर गया। मतलब सेंटर ऑफ मास किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? हमने एक एग्जांपल्स लिया कि मास बढ़ा दिए तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया, मास को दूर कर दिए तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स सेंटर ऑफ मास डिपेंड्स ऑन मास कितना है और कितने कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, मतलब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। इज इट क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास मास पे भी डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो अब मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। सपोज एक पार्ट के लिए m1 है, एक पार्ट के लिए m2 है, एक पार्ट के लिए m3 है, एक पार्ट के लिए m4 है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इस पूरे पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास सपोज कहीं यहां पे, इसका एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y कोऑर्डिनेट होगा, xcm एंड ycm, cm फॉर सेंटर ऑफ मास। सो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे होगा? दिस इज गिवन बाय द फॉर्मूला। हमने अभी कहा कि मास पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। सो m1x1 प्लस m2x2 प्लस x2 का मतलब समझ में आ रहा होगा, पार्टिकल 2 का x कोऑर्डिनेट, एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus so on. This is the definition of center of mass of a system of particles. अगर हमने ये बता दिया तो तुम लोग देखो ब्रिलियंट हो के लिए चेक कर सकते हो, देखते हैं ब्रिलियंट हो या नहीं हो। खुद से ये बनाओ तो फॉर्मूला। So xcm लिख लिया, ycm लिख लिया। In the same way we can write rcm। और ये फॉर्मूला मुझे लगता है सबको याद हो गया होगा। अथर्व पारिक याद हो गया? यस सर। लिखो बच्चों एक सवाल। There are two particles of mass m1 and m2 placed at distance. Two particles m1 and m2 placed at distance r. Find distance of center of mass from the particle 1. There are two particles of mass m1 and m2 placed at distance r. Find distance of center of mass from the particle 1. अभी बच्चों अगर हम कहते हैं कि ये दोनों का मास इक्वल होता और पूछता कि बताओ
सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, तो तुम कहते हैं सर r/2 डिस्टेंस पे होता है। बताते कि नहीं दर्शिता जी? यस सर। अब अगर मैं कहूं कि m1 m2 अलग है, और थोड़ा सा सेंस भी समझो, m1 m2 अलग है, और सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2, और मैं पूछूं कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है r1, तो r1 r/2 से क्या होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा? कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? जस्ट गेस वर्क करो। कम होगा। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। कम होगा सर। हाँ, तो मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ बच्चों, विजुलाइज कराता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ रट्टा नहीं मरवाना है। चलो, इतना तो समझ में आएगा कि कम होगा, है ना? अगर मास से ज्यादा, जिधर मास ज्यादा तो उधर से डिस्टेंस कम होगा सेंटर ऑफ मास का। चलो, लेकिन मुझे निकालना है होगा कितना, r1 क्या है। तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, इसी को अपने मन से ओरिजिन मान लेता हूं, मान लूं, और इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं, मान सकते हैं। तो अभी फॉर्मूला लिखता हूं XCM का, जिसको कि अभी r1 कर रहे हैं, ये सपोज डिस्टेंस है। तो क्या फॉर्मूला होता है, m1 इंटू, इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे, इसी को ओरिजिन मान रहा हूं, अपने मन से मान सकते हैं, m1 इंटू 0 प्लस, अगर इसको 0 लिया तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, m2 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, मतलब इसी डिस्टेंस को r1 मैंने लिखा। सो r1 इज द सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिकल 1। अगर तुमसे कोई पूछता कि नहीं मुझे तो ये r2 बता दो, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस m2 से कितना होगा, तो तुम गेस कर सकते हो। पैटर्न देखो, देयर शुड बी सिमेट्री एवरीवेयर। r1 यहाँ है तो यहाँ पे मास m2 आया है, तो यहाँ पे r2 है तो यहाँ मास क्या हो जाएगा, M1। फॉर्मूला लगाया बिना भी ऐसे लिख सकते हो, है ना? और अभी समझाया भी कि अगर मास से ज्यादा होंगे m1 का तो डिस्टेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा है, m1 से डिस्टेंस लेंगे तो m2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये सपोज ओरिजिन है और एक्स एक्सिस पे 3 पार्टिकल रखा है। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द 3 पार्टिकल सिस्टम। यहां पे मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया है और मैंने कह दिया कि ये ओरिजिन है। अब बताओ कि कहां पे होगा, व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट। तो सर बहुत ही सिंपल सा है, जब आपने रेफरेंस नहीं दिया कि यही रेफरेंस से बताना, यहाँ पे हमने नहीं दिया था, तुमने खुद से बता दिया कि यहाँ से इतना डिस्टेंस पे, इसको ओरिजिन मान करके कर दिया। रेफरेंस कहीं भी लोगों, आंसर्स में फर्क नहीं आएगा। सो XCM निकालना है इस सवाल में। तो पहला पार्टिकल सपोज m लिया, m इंटू क्या लिखूं बच्चों, a लिखूं या माइनस a?
माइनस माइनस ए प्लस 2m इंटू क्या लिखूं 2m इंटू 0 जीरो हो गया 0 प्लस 3m इंटू 2a 2a डिवाइडेड बाई टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m जितने पार्टिकल्स रहेंगे सारे का टोटल मास डिवाइड कर देंगे। सो ये कितना हो जाएगा 5ma डिवाइडेड बाई 6m that is equal to a by 5a by 6 that means यहां से 5a by 6 कहीं यहां सेंटर ऑफ मास होगा। अच्छा अब 3 पार्टिकल दिया है ऐसे m 2m 3m 3 पार्टिकल इज प्लेस्ड इन दिस वे एक ओरिजिन पे है एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे डिस्टेंस इज गिवन फाइंड xcm और फिर दूसरा आंसर बताना ycm। देखते हैं कौन कौन सा बच्चा मैसेज करता है। बच्चों इसका तो जवाब बहुत ही सिंपल सा आया होगा xcm m इंटू 0 प्लस 2m इंटू a प्लस 3m का भी बच्चों x कोऑर्डिनेट 0 है डिवाइड बाय m प्लस 2m प्लस 3m दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2m बाय 6m a बाय 3 YCM में x का y कोऑर्डिनेट भी 0 2m का भी y कोऑर्डिनेट 0 प्लस 3m इंटू a डिवाइड बाय 6m a बाय 2 है ना। तो सेंटर ऑफ मास बच्चों कहीं यहां होगा a बाय 3 डिस्टेंस इधर a बाय 2 डिस्टेंस इधर a बाय 3 a बाय 2। अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन RCM का मैग्नीट्यूड क्या है तो बहुत इजीली बता दोगे कि ये a बाय 3 I कैप है और a बाय 2 j कैप है। दैट मीन्स a बाय 3 का स्क्वायर प्लस a बाय 2 का स्क्वायर का रूट। इसको सॉल्व कर सकते हो तुम लोग a बाहर a बाय 6 बाहर और शायद ये 13 हो जाएगा कुछ चेक कर लो। अच्छा अभी सपोज इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1 इसका है x2, y2 और इसको शिफ्ट कर दिया किसी दूसरे पोजीशंस पे न्यू पोजीशंस पे x1 डैश y1 डैश इसको भी शिफ्ट कर दिया किसी दूसरे पोजीशंस पे। तो इनिशियली xcm था m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सो ऑन लेकिन अगर शिफ्ट कर दिया तो न्यू कोऑर्डिनेट अलग हो जाएगा x कोऑर्डिनेट का दैट विल बी गिवन बाय न्यू x कोऑर्डिनेट x2 dash and so on divided by m1 plus m2। If I ask you कि कितना शिफ्ट हुआ है what is the change in x coordinate of the system तो अगर सर चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल सो दिस माइनस दिस करोगे m1 x1 dash माइनस x1 अरेंज करके लिख रहा हूं प्लस सो ऑन डिवाइड बाय m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन। बहुत ही छोटा सा चीज लिख रहा हूं इसलिए फास्ट लिख रहा हूं। ये इसको बोलेंगे बच्चों डेल्टा xcm। डेल्टा का मतलब चेंज x कोऑर्डिनेट में कितना चेंज हुआ है इसको बोलेंगे बच्चों फाइनल x कोऑर्डिनेट ऑफ m1 माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट ऑफ m1। सो इसको भी बोलेंगे डेल्टा x1 प्लस
m2 delta x2 so on divided by m1 plus m2 plus so on। तो ये बहुत ही सिंपल सा ही फॉर्मूला है। ये लिख लिया। अब इस पे एक सवाल लेते हैं। सपोज 2 ब्लॉक रखा हुआ है यहां पे, और पूछा जाए if 3 kg block is moved towards origin by 2 meter, then by what distance center of mass of the system अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं दिया है कितना डिस्टेंस पे, कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। बट इसको अगर हम 2 मीटर इधर शिफ्ट किए तो सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस से शिफ्ट किया होगा, ये सवाल है। कहेंगे सर बहुत ही सिंपल सा डेल्टा एक्स सी एम निकालना है। अभी अभी पढ़ा है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइड बाई ये पूछा है डेल्टा x1 दिया है, m2 को शिफ्ट नहीं किया, मतलब डेल्टा x2 0 है। तो क्या लिखेंगे 3 kg, और चूंकि इधर शिफ्ट किया तो इधर को मान लो माइनस लिखा, तो 3 kg इंटू -2 लिखेंगे इस डायरेक्शन को। अब प्लस m2 जो है 5 kg इंटू 0 डिवाइडेड बाई 8 kg, 5 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों -3/4। मतलब सेंटर ऑफ मास भी इसी डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। कितने डिस्टेंस से शिफ्ट करेगा, कितना। इज इट करेक्ट? Yes, sir. अगर कोई पूछ दे यशवर्धन तो अभी ज्वाइन किया या पहले से था? यशवर्धन चतुर्वेदी, यशवर्धन तो गायब ही रहता, वो रहता नहीं है यहाँ पे। दूसरा सवाल इसी में पूछ दे कि 3 kg को 2 यूनिट से शिफ्ट किया इधर, तो 5 kg को किधर शिफ्ट करें, कितना यूनिट से शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास में चेंज ना आए। इफ
3 kg is shifted by 2 unit towards origin, then by what amount, by what distance 5 kg should shift, by what distance 5 kg should shift so that position of center of mass does not change. So इस सवाल में देखोगे कह रहा है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज, डेल्टा एक्सएम 0, m1 डेल्टा x1 is -2 प्लस m2 5, डेल्टा x2 निकालना है, नहीं पता, ये तो इधर जाके 0, तो 5 डेल्टा x2 इज इक्वल टू -6, तो इधर आगे हो जाएगा +6, डेल्टा x2 आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। 6/5 का मतलब प्लस आ रहा है, मतलब 6/5 यूनिट इधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में शिफ्ट किया। बच्चों मैं डिस्कस कर रहा हूं कि कोई ऐसा बॉडी जो यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सिमेट्रिकल हो, एक्सटेंडेड बॉडी है। अभी तक हम लोग पार्टिकल ले रहे थे, तो कहोगे सर इसमें किस टाइप के बॉडी आएंगे? लाइक रॉड, लाइक सर्कुलर प्लेट, यूनिफॉर्म है ना, लाइक रेक्टेंगुलर प्लेट, ये ले रहा हूं स्फीयर। अगर ये यूनिफॉर्म है, एक ही जैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे यहां पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लाइन पे, तो हर जगह पे सेम डेंसिटी का मास है। कैन वी से कि इन दिस केस सेंटर ऑफ मास विल बी एट ज्योमेट्रिक सेंटर, center of mass Yes, will sir. be at its geometric center। अगर मान लो इसका मास टोटल m है, तो we can replace this rod by a mass m placed here, जरूरत पड़े तो, इसी को बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। अगर इसको एक पॉइंट मास से रिप्लेस करना है, तो वेयर वी विल प्लेस दैट पॉइंट मास? एट ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द डिस्क। इसका अगर प्लेस किया जाए कि इस पूरे प्लेट को एक मास से रिप्लेस करना है, तो कहां पे प्लेस करेंगे मास? इसके ज्योमेट्रिक सेंटर, पता है तुम्हें, ये स्फीयर है, इसके भी ज्योमेट्रिक सेंटर। इतना तक में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने कहा यूनिफॉर्म डेंसिटी, तो यहाँ मास किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? लाइन पे। तो लाइन पे जब डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम लोग डिफाइन करते हैं एक टर्म, लीनियर मास
density, we denote it by lambda. इसका मतलब हुआ लीनियर मास डेंसिटी का मतलब यूनिट लेंथ में कितना मास है। तो अगर सपोज इसका लेंथ L है बच्चों, मास उसका m है, तो हम कहेंगे यूनिट लेंथ का मास m/L हो जाएगा। इसी को लीनियर मास डेंसिटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? यहां पे अगर मैं पूछूं मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस में, तो यहां पे डेंसिटी का मतलब होगा सरफेस मास डेंसिटी। और अगर यहां से मैं पूछूं कि सरफेस मास डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, अगर इसका मास m है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस इज r, तो सिग्मा क्या लिखूं? अपूर्वा पाटिल, m/πr²। m/πr²। बहुत बढ़िया। अगर ये एक रेक्टेंगल है, विड्थ a, लेंथ b, इसका मास m है, मैं पूछूं व्हाट इज द सरफेस मास डेंसिटी ऑफ दिस प्लेट, तो यशवर्धन चतुर्वेदी, जो होगा नहीं वहां, एक बार पूछ लेता हूं, क्या लिखूं यशवर्धन? पिछला दिन मैं भूल गया था कॉल करना। पक्के सुहाने बैठा है। अरे है, बोलो यशवर्धन। अगर बैठा भी होगा तो सुन नहीं रहा होगा। गार्गी, Yes, sir. क्या होगा? m/a into b. m/ab। बहुत बढ़िया। इसका एरिया a इंटू बी। इसमें है 2-4 बच्चे हैं जो सिर्फ मम्मी पापा को दिखाने के लिए, अटेंडेंस बनने के लिए सिर्फ लॉगिन हो जाता है और मस्त सो जाते हैं घर में गेट लगा के। बच्चों ये स्फीयर है, इसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइन पे या सरफेस पे? लीनियर मास डेंसिटी बताओ या सरफेस मास डेंसिटी? Volumetric. क्या बात है, गार्गी ने बताया सर वॉल्यूम मास डेंसिटी हमें बताना होगा। वॉल्यूम मास डेंसिटी, जो वॉल्यूम मास डेंसिटी और कैसे डिफाइंड होगा, ये इसको लिखते हैं रो, टोटल मास है m, व्हाट विल बी वॉल्यूम मास डेंसिटी? m अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4π/3 r³ देखो इतना छोटा छोटा चीज बता रहा हूं जो तुम्हें फर्स्ट सेकंड क्लास में तुम लोग पढ़े होगे, नहीं थोड़ा ज्यादा 3/4 में। कब पढ़े थे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? तो देखते हैं बच्चों एक कौन सा ये सवाल करता है। सही सही, बच्चों एक ऐसा डिस्क है, ये रेडियस r2 का डिस्क था, और चैतन्य भाई साहब ने क्या किया, एक ऐसे ब्लेड लिया, ऐसे ऐसे कट किया r1 का रेडियस का डिस्क, वो घर लेके चला गया। तो अब बचा हुआ ये है, और इसका सरफेस मास डेंसिटी है सिग्मा। तो इसका मास कितना होगा, मास ऑफ दिस एनुलर डिस्क? मैं 2-3 फॉर्मूले लिख रहा हूं, उसमें बताना विच फॉर्मूला इज करेक्ट। पाई इंटू r1 इंटू r2, और सिग्मा इधर ये पहला ए ऑप्शन, दूसरा सिग्मा इंटू पाई इंटू
R2 माइनस R1 का स्क्वायर, ये हो गया B। बोलना नहीं है, मैसेज करना है कि क्या सही आंसर है। सिग्मा इंटू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो गया C। पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा, ये हो गया D। पाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा, ये हो गया E। विच ऑप्शन इज करेक्ट? बच्चों मास लिखना है तो क्या लिखेंगे? सरफेस मास डेंसिटी इनटू सरफेस एरिया। अब देखो, जिसने डिस्क काट के ले गया, जिसने ये सवाल बनाया, वो भी लगता है गलत ही आंसर दिया। चैतन्य बताओ, एक तो ऐसे ऐसे काम करते हो यार। इस बार मैंने लिखे गए सर, पिछली बार लिखे। अच्छा, इसमें कौन सा करेक्ट आंसर बताया तूने? मैंने गलत बता दिया। गलत बता दिया, चलो। अब बताओ ये सरफेस एरिया कितना है जिसमें मास है? बच्चों इतना सरफेस एरिया और माइनस इतना सरफेस एरिया, यही तो है। तो पाई इंटू ये सरफेस एरिया कितना, R2 का स्क्वायर, ये एरिया, और माइनस ये एरिया। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? सी। और मुझे पता है कि ये बच्चे गड़बड़ करते हैं, यही लिखते हैं, इसलिए मैंने ये लिखा और तुम लोग ने जाल में फंस गए। एक सवाल लिखते हैं। There is a square frame made by 4 rods. लिखो। Made by 4 each of length A and linear mass density are lambda, 2 lambda, 3 lambda and 4 lambda. इसका मास हो गया लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, इसका 2 लैम्डा, इसका 3 लैम्डा, इसका 4 लैम्डा। बच्चों इसको ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इसको ले लेते हैं वाई एक्सिस। फाइंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वायर फ्रेम, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस वायर फ्रेम। ये सवाल आ गया। तो उससे पहले तो मुझे टोटल मास ऑफ द फ्रेम बताओ। Total mass of the frame. Can you find this? बच्चों इसमें टोटल मास पूछा तो बहुत ही सिंपल सा है, ये लैम्डा, लैम्डा ए 2 लैम्डा इंटू ए प्लस 3 लैम्डा इंटू ए So कैसे सेंटर ऑफ मास निकालें? So can we replace this rod by a point mass placed here?
इस पूरे रॉड को रिप्लेस करते हैं, पॉइंट मास प्लेस्ड हियर, इसका यहां, इसका यहां, तो अब हम लोग लिखते हैं एक्सीएम। पहला मास हो गया लैम्डा इंटू ए, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, किससे मैं पूछूं? चलो जिसका नाम एस से है, एस से पहला नाम कौन आ रही है? साक्षी पाटिल। Sir, A/2. A/2। साक्षी माइक ऑन रखना है। दूसरे का क्या लिखेंगे? मास हो गया 2 लैम्डा इंटू ए, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट? A. ए, बहुत बढ़िया। प्लस बाकी मैं लिख देता हूं 3 लैम्डा इंटू ए, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट अगेन A/2 प्लस 4 लैम्डा इंटू ए, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 डिवाइड बाय टोटल, इसको ऐड कर लोगे। आई होप कि समझ में आ गया होगा। और सिमिलरली हम वाई कोऑर्डिनेट भी इसका निकाल सकते हैं। संस्कृति, क्या ये निकल जाएगा वाई कोऑर्डिनेट? देखते हैं ये सवाल कौन सॉल्व करता है। There is a square frame and there is a circular loop. बच्चों ये सवाल क्या लिखा है देख लो। एक स्क्वायर फ्रेम है, एक सर्कुलर लूप है, इसका साइड लेंथ a और इसका डायमीटर a, दैट मीन्स रेडियस A/2। सेम वायर से बना, एक वायर बहुत लंबा वायर था, उससे एक स्क्वायर फ्रेम बना लिया और एक लूप बना लिया। और ये टच कर रहा है बच्चों, ये टच कर रहा है ना, ऐसे रखा हुआ। वेयर द सेंटर ऑफ मास विल बी, सो व्हाट विल बी द आइडिया? वी विल रिप्लेस द वायर फ्रेम। देखो ये तो थोड़ा सिमिलर, मतलब सिमेट्रिक है बच्चों, सेम लीनियर मास डेंसिटी का है। सो कैन वी से दैट किसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा? मान लो किसका मास m1 है,
इस लूप को अलग मास से रिप्लेस किया, इसका मास m2। तो अपूर्व पाटिल मुझे ये बताएगी, नहीं सारे पहले बच्चे बता दें कि m1 क्या लिखूं और m2 क्या लिखूं। M1 दैट में लिखना है। m1 लैम्डा के टर्म में बताओ क्या लिखेंगे। काजल वाफना, काजल काजल माइक ऑन करो, बताओ m1 क्या लिखें, लैम्डा इंटू क्या। काजल विवेक, विवेक क्या लिखूं, लैम्डा इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। अच्छा ये प्लेट है या वायर फ्रेम है। वायर फ्रेम। वायर फ्रेम। तो मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और मैंने बोला भी लीनियर मास डेंसिटी वायर का बना हुआ है, एक वायर लिया ऐसे ऐसे बना दिया, तो लैम्डा यूनिट लेंथ का मास इंटू कितना लेंथ है इसका, जानिए 4a। और ए मास इसका कितना लिखूं, यश गुर्जर 2a 2a 2a। 2a, इसका मास स्नेहा देवरे क्या लिखे, स्नेहा इस सर्कुलर लूप का मास कितना लिखे स्नेहा। 2πa/2। बहुत बढ़िया। इसका लेंथ कितना है, रोहन ने बताया, आई थिंक रोहन तुम्हारी आवाज थी ना। हाँ सर। 2πr, r यहाँ पे a/2 है बच्चों, लैम्डा इंटू पाई इंटू ए। अब ये चेक करो बच्चों की मास m1 बड़ा है कि m2 बड़ा है, मुझे लगता है तुम कर पाओगे। और मुझे एक जवाब दो कि सेंटर ऑफ मास वायर फ्रेम के अंदर है कि सर्कुलर फ्रेम के अंदर होगा, वायर फ्रेम के अंदर। टचिंग पॉइंट पे वायर होगा। वाह। है ना, तो सारे बच्चे शायद बोल रहे हैं कि सर वायर फ्रेम के अंदर होगा। यस करेक्ट, बिकॉज m1 और m2 अलग है, m1 बड़ा है तो ये सेंटर मिड पॉइंट से थोड़ा इधर होगा, दिस इज ग्रेटर। सो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ वायर फ्रेम से कितना डिस्टेंस पे होगा, r1 निकालना है। तो अभी अभी बताया था कि ये डिस्टेंस कैसे लिखेंगे, तो m2 इंटू ये डिस्टेंस, m2 इंटू ये डिस्टेंस हो जाएगा a डिवाइड बाई m1 प्लस m2। m2 कितना है बच्चों, लैम्डा इंटू पाई a इंटू a डिवाइड बाई दोनों का समेशन। दिस इज इक्वल टू पाई a अपॉन पाई प्लस 4। ये सही आया क्या आंसर। सो अभी तक हम लोग क्या क्या डिस्कस किया आज की क्लास में, कि अगर डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं तो सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला बताया। फिर हमने कहा कि अगर यूनिफॉर्म बॉडी है तो इस केस में सेंटर ऑफ मास हम कैसे लिखेंगे, तो कहेंगे कि ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा सेंटर ऑफ मास।
लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है ये बताया, सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है ये बताया, ठीक है। एंड अगर कुछ ऐसा है सिमेट्रिक बॉडी बना हुआ है, एक रॉड ले लिया, एक वायर फ्रेम ले लिया इस टाइप से, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी हम लोगों ने बताया। अब थोड़ा सा यूज एप्लीकेशन देखते हैं इंटीग्रेशंस का। कभी कभी हमें डायरेक्टली एक एक पार्टिकल का लिख करके ऐड करना मुश्किल होगा, मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिमेट्रिकल ना हो, तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे, है ना। सो पहले मैं लिख लेता हूं, HCM का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था बच्चों, M1x1 प्लस M2x2 प्लस so on डिवाइड बाय M1 प्लस M2, जितना पार्ट के लिए सब लिखेंगे। इसी को ऐसे भी लिखते हैं, समेशन ऑफ Mi ith पार्टिकल इनटू उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय समेशन ऑफ Mi I वाइज फ्रॉम 1 to n, जितने भी पार्टिकल। क्या ये इसी को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं? मुझे लगता है कि इसको ये लिखना में दिक्कत नहीं है, और जिसने खासकर कैलकुलस पढ़ा है हमसे तो उसको तो क्लियर है। Yes. लेकिन बच्चों जब मास कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक एक डिस्क्रीट नहीं दिखता है, तो उसी केस में हम, जब n बहुत लार्ज है, तो यही चीज क्या हो जाता है, ये जो सिग्मा का साइन है वो इंटीग्रेशन का साइन बन जाता है। Mi हो गया कोई भी जनरल पार्टिकल एलिमेंट, तो उसको लिख लेते हैं dm। xi क्या हो जाएगा बच्चों, उस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। एलिमेंट का मतलब समझना, कोई भी बॉडी होगा वो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट से बना होगा, छोटा जो बेसिक यूनिट होगा उसी को हम कहेंगे एलिमेंट। तो उस एलिमेंट का मास इनटू उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ये जरूर अपने वो नोटबुक में लिखना, डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डीएम। मतलब एक्ससीएम हम ऐसे लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन टोटल मास हो जाएगा बच्चों। अगर पता है तो टोटल मास, नहीं तो इंटीग्रेट करेंगे। और लिमिट पुट कर देंगे जहां से जहां रहेगा। दिस इज द आइडिया। तो ये इसको लिख लो। और मुझे लगता है कि तुम लोग ब्रिलियंट हो। अगर मैं पूछूं YCM क्या होगा, तो आई होप कि तुम लोग लिख लोगे खुद से, y इंटू डीएम अपॉन डीएम का इंटीग्रेशन मतलब टोटल मास। अच्छा, एक रॉड है और ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं है, इसका लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। सपोज ये ऐसा दिया हुआ है, लैम्डा नॉट 1 प्लस x अपॉन l, where is x is x coordinate। मतलब डिफरेंट पॉइंट पे इसका लीनियर मास डेंसिटी डिफरेंट है। और श्रद्धा पवार माइक ऑन करके बताना कि इस पॉइंट पे लीनियर मास डेंसिटी कितना है, लैम्डा एट x इक्वल टू 0 क्या है।
और लैम्डा एट x इजिकल टू L क्या है? क्या मैं ये सही लिख रहा हूं? क्या ये सही आंसर है? श्रद्धा पवार, क्या ये सही आंसर लिखा है हमने? Yes, sir. ठीक है, और डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है। मतलब जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं लीनियर मास डेंसिटी बढ़ रहा है। शुभम गावित, मुझे ये बताना कि सेंटर ऑफ मास ये L/2 से पहले होगा या सेंटर ऑफ मास L/2 के बाद में होगा या L/2 पे होगा? मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, कैन यू गेस? शुभम गावित, श्रीनिवास जोशी, कैन यू टेल मी द आंसर? It will be before L/2 or at L/2 or after L/2. ये बताता है कि तुम लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करो, तुम लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हो क्लास में। इससे आसान सा सवाल जिंदगी में क्या मिलेगा यार, और कैसे पढ़ाया जाएगा? एकदम बेसिक से एकदम अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा अगर ऐसे सोचोगे तो। सो बच्चों, सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम बच्चों ने जितने आंसर किए वो सब सही किए कि सर इसके इधर होगा, आफ्टर L/2 होगा। रीजन इज इधर ज्यादा मास होगा, मास बढ़ रहा है डेंसिटी, बट कितना डिस्टेंस पे होगा, क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट, ये इसलिए बताना कि बहुत बार तुम्हें ना टेस्ट में तुम्हें गेस करके भी आंसर ला सकते हो। 4 ऑप्शन रहता है, एक ऑप्शन इधर का रहेगा, 2 इधर का रहेगा, एक मिड पॉइंट का रहेगा, तो तुम गेस कर दोगे कि हाँ इधर ही होगा। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बट हमें एग्जैक्ट निकालना है यहाँ पे। तो सो आइडिया इज कि एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं x पोजिशन पे dx लेंथ का, बहुत छोटा सा एलिमेंट, ये बिकॉज ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। लिखो, कंसीडर एन एलिमेंट एट, लिखो साथ साथ, पोजीशन x ऑफ विड्थ dx। बच्चों हमेशा ऐसे ही कैसे करो, ये नया चीज सीख रहे हो तुम लोग, स्पेशली MB बैच, MR बैच तो कंफर्टेबल हो सकते हैं। नम्रता, समझ में आ रही चीजें आज की? आज का कुछ ऐसा नहीं है जो पीछे की चीजों पे डिपेंड है। ये नम्रता, हमें उस एलिमेंट का मास लिखना है, मास ऑफ द एलिमेंट। ओके सर, बहुत ही सिंपल, लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। और XCM का डेफिनेशन हमने क्या बताया था? उस XDM, इस एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट बच्चों x है, इनटू DM डिवाइड बाय DM का इंटीग्रेशन। इसका x कोऑर्डिनेट तो यहीं पे पॉइंट पार्टिकल है, यहीं पे x dm कितना है, लैम्डा, लैम्डा कितना है, लैम्डा नॉट
वी हैव टू प्लेस लिमिट। तो रॉड का फर्स्ट एलिमेंट ये, लास्ट एलिमेंट ये, तो लिमिट विल बी एक्स गाइस फ्रॉम 0 टू L, 0 टू L। बताओ ये क्लियर क्या? देखना है यहाँ पे कांस्टेंट, देखो ये लैम्डा नॉट तो ऊपर से निकल जाएगा, कांस्टेंट है सो बाहर, और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करने आता है x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन L dx होल डिवाइड बाई लैम्डा नॉट बाहर 1 प्लस एक्स बाई L dx। तो यहां से लिख रहा हूं XCM, लिमिट पुट कर दोगे 0 टू L, लैम्डा नॉट जाएगा, इंटीग्रेशन तुम्हें आता है बच्चों, मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, L नीचे है, लिमिट 0 से L अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2L 0 टू L। ये लिमिट पुट करोगे तो हो जाएगा L स्क्वायर 1/2 प्लस L क्यूब में से फिर L जाएगा तो L स्क्वायर बाई 2 ही बचेगा, सॉरी L स्क्वायर बाई 3, ये L जाएगा, अपॉन यहां से L 1 प्लस 1/2। सो L इंटू बच्चों हो जाएगा 5L बाई 6, ये हो जाएगा 3/2, 5/6 अपॉन 3/2, है ना, तो हो जाएगा 5/9L। दिस इज योर आंसर।